हेलो बच्चों, कैसे हो सब। देखो डियर, आज हम ट्वेल्थ फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर विद्युत आवेश एवं क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। देखो इसके अंदर ये जो चैप्टर है ये इलेक्ट्रो स्थिर विद्युत की यानी स्थिर विद्युत की जो ट्वेल्थ फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट है उसका ही भाग है। ठीक है, तो देखो स्थिर विद्युत की क्या होती है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें केवल स्थिर आवेश के बारे में पढ़ा जाता है कि स्थिर आवेश कौन कौन से क्षेत्र उत्पन्न करता है, स्थिर आवेशों के मध्य बल कैसे ज्ञात किया जाता है या विभव के बारे में अध्ययन करेंगे, है ना। इलेक्ट्रो चार्ज और स्टैटिक्स मतलब रुका हुआ चार्ज, यानी जिसमें रुके हुए आवेश के बारे में पढ़ेंगे, वो क्या होती है, स्थिर विद्युत की। ठीक है, तो आवेश, अब सबसे पहले ये जानना होता है कि आवेश क्या होता है। तो आवेश की मैंने डेफिनेशन यानी कई अलग अलग बुक के अंदर अलग अलग आपको डेफिनेशन मिलने वाली है। जैसे किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या अनुभव करता है, आवेश कहलाता है। या किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता को क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, तो अब देखो इस आवेश के बारे में जानेंगे। अब अगला कुछ पहले जो फर्स्ट लेक्चर है नॉर्मल सा होने वाला है, यानी विद्युत आवेश, किसी वस्तु पर विद्युत आवेश कैसे आता है, ये कितने प्रकार का होता है। मतलब दो प्रकार का, धनावेश और ऋणावेश। तो किसी वस्तु पर धनावेश कब आता है, ऋणावेश कब आता है, कोई वस्तु धनावेशित कब होती है, ऋणावेशित कब होती है, इन सब के बारे में अपन जानेंगे। वस्तु धनावेशित होती है तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है, ऋणावेशित होती है तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इन सभी बातों को अपन जानने वाले हैं। तो देखो डियर, इसके अंदर जैसे अपन डेली लाइफ के अंदर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे सूखे बालों में कंघी करते हैं, सूखे बालों में कंघी करने से क्या होते हैं, कंघी से बाल चिपकने लगते हैं। या फिर अपने को मान लो कोई गुब्बारा है, गुब्बारे को दीवार से चिपकाना है तो अपन क्या करते हैं, उसको बालों से रगड़ते हैं और कुछ समय रगड़ने के बाद में वो आराम से दीवार से चिपक जाता है। या फिर किसी प्लास्टिक की स्केल को अपन सूखे बालों से रगड़ के और उसको छोटे छोटे पेपर के पीस के पास लेके जाते हैं ना, छोटे छोटे कागज के टुकड़े करके, और उनके पास स्केल को लेके जाते हैं तो स्केल से ये टुकड़े हैं वो चिपकने लगते हैं। ठीक है, या फिर मान लो आपने सर्दियों के दिनों में जो स्वेटर वगैरह गर्म कपड़े हैं उनको पहनते या उतारते समय क्या होता है कि कुछ चटचट की सी आवाज आती है ना, अंधेरा हो तो कुछ लाइटिंग भी होती है। तो ये सारी घटनाएं किसके कारण होती है, यानी ये सारी घटनाएं विद्युत आवेश के कारण ही प्रदर्शित होती है। वो वस्तुएं आवेशित है इसलिए ऐसी घटनाएं ये प्रदर्शित कर रही है। ठीक है, तो ये आवेश आया कहां से। देखो बेटा, अपन ने जितने भी एग्जाम्पल देखे हैं उसके अंदर एक चीज है कॉमन, घर्षण है ना। स्केल को बालों से रगड़ा तो घर्षण हुआ, गुब्बारे को बालों से रगड़ा तो घर्षण हुआ, सर्दियों के अंदर जो कपड़े गर्म कपड़े पहनते या उतारते समय अपनी बॉडी से घर्षण होता है ना, जिसके कारण उसमें आवेश आया, है ना। या फिर गुब्बारे को बालों से रगड़ा तो भी घर्षण हुआ। तो इन सभी एग्जाम्पल्स के अंदर एक चीज कॉमन आ रही है, घर्षण। और घर्षण के कारण क्या होती है, यानी ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। कहने का मतलब होता है कि ताप बढ़ता है, वस्तु का ताप बढ़ता है। अब देखो डियर, जब एक वस्तु का ताप बढ़ता है तो उसमें क्या होता है, कोई भी वस्तु है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है, परमाणु होती है। ठीक है, अब परमाणु के बारे में आप जानते हो कि परमाणु के बीच में एक नाभिक होता है और इसके चारों तरफ ऐसे कक्षाएं होती हैं और इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करते रहते हैं। ओके, अब क्या होगा, जैसे ही यानी इन इलेक्ट्रॉनों के पास, ये क्यों इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, क्योंकि इसकी कुल ऊर्जा नेगेटिव है। कुल ऊर्जा क्या है इसकी, नेगेटिव होती। ठीक है, कुल ऊर्जा इसकी नेगेटिव है और इनकी कुल ऊर्जा किससे मिलकर बनी होती है,
कुल ऊर्जा होती है, इसकी गतिज ऊर्जा भी है इसके पास और इनके पास स्थितिज ऊर्जा भी है। गतिज ऊर्जा भी है और स्थितिज ऊर्जा भी है। स्थितिज ऊर्जा तो देखो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में स्थिर विद्युत आकर्षण बल के कारण इसको स्थितिज ऊर्जा मिलती है। और गतिज ऊर्जा अपन अगर बढ़ाना चाहें तो गतिज ऊर्जा के यानी बढ़ाने के कई तरीके हैं। अपन वस्तु का यानी पदार्थ का ताप बढ़ाते हैं तो पदार्थ परमाणु से तो मिलकर बना, तो परमाणु का ताप बढ़ता है, जिसके कारण ताप बढ़ने से जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा दूसरा है प्रकाश। एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश डालेंगे तो भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। या एक निश्चित विद्युत क्षेत्र है ना, विद्युत क्षेत्र अप्लाई करते हैं, अतिरिक्त विद्युत क्षेत्र, तो भी इसके इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 12mv²। तो देखो m तो द्रव्यमान है, ये तो नियत रहता है। तो जब यानी सबसे सिंपल तरीका ताप बढ़ाकर इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ाते हैं, तो ताप बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ेगा, और जब वेग बढ़ेगा तो ये इलेक्ट्रॉन देखो जब एक चक्कर पूरा करते हैं तो उसको जो समय लगता है वो नियत रहता है, ठीक है। तो अगर वेग बढ़ गया और उतने समय में यानी समय उतना ही लगना चाहिए एक चक्कर पूरा करने में, तो इलेक्ट्रॉन अपना पाथ इंक्रीज करता है। और ये इलेक्ट्रॉन जैसे मान लो जो लास्ट की ऑर्बिट का ये इलेक्ट्रॉन है, इसकी गतिज ऊर्जा यानी वेग बढ़ा, वेग बढ़ने के कारण गतिज ऊर्जा बढ़ी, गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण है ना, गतिज ऊर्जा के कारण यानी इसका वेग बढ़ रहा है, और वेग बढ़ रहा है तो ये इस तरह से अपना पाथ बढ़ाएगा, और पाथ बढ़ाते बढ़ाते ये क्या होता जाएगा, नाभिक से दूर होता जाएगा। और एक स्थिति ऐसी आएगी यानी इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती जा रही है, इसका मतलब ये जो नेगेटिव ऊर्जा है ये कम होती है। एक स्थिति ऐसी आती है कि कुल ऊर्जा कितनी हो जाती है, 0। जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा 0 होगी, वो इस नाभिक यानी इस परमाणु की कक्षा को छोड़ देगा, यानी इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएगा। इन इलेक्ट्रॉन को ही मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इस इलेक्ट्रॉन को ही क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो पहली बात तो ये आ गई, आपने क्या समझा कि किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन कैसे निकलते हैं। यानी जब आप ताप बढ़ाते हो, ताप बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, गतिज जिसके कारण इसका वेग बढ़ जाता है, और वेग बढ़ जाने के कारण इसका पाथ बढ़ता है। पाथ बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर जाता जाएगा, है ना। और एक स्थिति ऐसी आती है कि इस नाभिक के आकर्षण बल को खो देता है और इसकी कक्षा से मुक्त हो जाता है। इस इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्लियर है यहां तक? अब देखो बेटा, अपने पास दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु A है और एक वस्तु B है, ठीक है। A वस्तु A के परमाणु से मिलकर बनी है, यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन इसके चारों तरफ मैंने मान लो 4 कक्षाएं बना ली, और इनके अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। जो B वस्तु है, ये B अपने परमाणु से मिलकर बनी होती है, इसके भी नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, इसके चारों तरफ कक्षाएं होती है, इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। इन कक्षाओं में क्या इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर लगाते रहते हैं, है ना। सभी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, है ना, कोई इससे कोई मतलब नहीं। अब देखो बेटा, क्या होता है जब दोनों वस्तुओं को आपस में घर्षण करवाने से पहले क्या है, इसके पास जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर रहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब इस वस्तु A के पास जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है घर्षण करवाने से पहले, और इस B वस्तु के पास जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब घर्षण करवाते हैं, घर्षण करवाने से ताप बढ़ता है, जिसके कारण सपोज करो A वस्तु का ये इलेक्ट्रॉन निकलकर B वस्तु के ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो इस A वस्तु में एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, ठीक है। अब जितने प्रोटॉन थे पहले, प्रोटॉन तो उतने ही हैं,
लेकिन इलेक्ट्रॉन जितने पहले थे उससे एक कम इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसका मतलब एक प्रोटॉन ज़्यादा हो गया ना। मान लो इस वस्तु ए के पास 1,00,000 प्रोटॉन थे पहले और 1,00,000 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। और जो वस्तु बी है उसके पास मान लो 50,000 प्रोटॉन थे और 50,000 इलेक्ट्रॉन थे फॉर एग्जाम्पल। तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसका मतलब वस्तु ए पर एक प्लस आवेश आ गया और वस्तु ए के पास एक इलेक्ट्रॉन क्यों आया, क्योंकि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। अब 99,999 इलेक्ट्रॉन है जबकि प्रोटॉन 1,00,000 है, तो एक प्रोटॉन ज़्यादा है, ये अपना प्रभाव प्रोटॉन पर प्लस आवेश होता है तो ये अपना प्रभाव दिखाएगा, है ना। तो ए वस्तु पर प्लस आवेश आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इस दूसरी वस्तु पर गया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो गई, मतलब 50,000 एक हो गई, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है इसलिए यहाँ पे एक ऋण आवेश आ जाता है, ठीक है। मान लो 5 इलेक्ट्रॉन ए से बी के पास गए तो यहाँ है ना 5 धनावेश आ जाएंगे और यहाँ पे 5 ऋण आवेश आ जाएंगे। समझ गए मेरी बात। तो देखो बेटा, अब बात ये आती है कि जिस वस्तु से, यानी क्या देखा आपने, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो धनावेशित होती है, जिस वस्तु के पास इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो ऋणावेशित होती है, ठीक है। अब एक दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आपने ए वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाल के बी वस्तु में भेजे हैं, क्या बी वस्तु से इलेक्ट्रॉन भी ए वस्तु में आ सकते हैं क्या, या इसमें से बी वस्तु से इलेक्ट्रॉन ए वस्तु में क्यों नहीं आए। तो देखो बेटा, इसका ये कारण है कि इनके अंदर मैंने 4 कक्षाएं बनाई है और जो लास्ट की कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है जहाँ से इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहे हैं वो नाभिक से ज़्यादा दूरी पर है, जबकि इसके अंदर 3 ही कक्षाएं हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से कम दूरी पर है। तो इसमें नाभिक का ज़्यादा आकर्षण बल लग रहा है और इसमें जो नाभिक का आकर्षण बल है दूर होने के कारण नाभिक का आकर्षण बल कम हो गया, जिसके कारण इसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम ऊर्जा की जरूरत होती है, जबकि इस कक्षा के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा इस वस्तु से, वस्तु ए से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और वस्तु बी पर चला जाएगा। समझ गए मेरी बात। अगर मान लो इसके पास 2 ही कक्षाएं होती तो फिर, और इनके पास 3 कक्षाएं होती तो इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर इस पर आ जाता। समझ गए। अब देखो, किसी भी वस्तु की के जो परमाणु है या किसी वस्तु की सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा की मात्रा होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, कार्यफलन बोलते हैं। इसका मतलब इसमें ऊर्जा, इसके जो बाह्यतम कक्षा है इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम ऊर्जा की जरूरत होती है, इसका मतलब वस्तु ए का कार्यफलन कम है और वस्तु बी से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है, इसका मतलब वस्तु बी का कार्यफलन अधिक है। तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हमेशा कम कार्यफलन वाली वस्तु से अधिक कार्यफलन वाली वस्तु की ओर होता है। और कार्यफलन क्या होता है, किसी वस्तु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा की मात्रा को क्या कहते हैं, कार्यफलन। कई बार एक द्रव्यमान का सवाल भी पूछा जाता है कि जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो उसके द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा। देखो, जब वस्तु धनावेशित उस स्थिति में होती है जब इससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। मान लो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन का भी तो कुछ द्रव्यमान होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यानी एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणा 10 की पावर -31 किलोग्राम होता है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला है तो इतना द्रव्यमान कम हो गया। मान लो 100 इलेक्ट्रॉन ए से बी पर गए तो इसमें 100 गुणा 9.1 गुणा 10 की पावर -31 किलोग्राम और इसके पास इतना द्रव्यमान बढ़ गया। तो जो वस्तु धनावेशित होती है उसके द्रव्यमान में क्या होती है, कमी होती है, और जब वस्तु ऋणावेशित होती है तो उसके द्रव्यमान में वृद्धि होती है। समझ गए मेरी बात। अब देखो डियर, जो अपने समझा है उसको 1 बाय 1 करके अपन लिखते हैं। यानी आपने देखा कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक वस्तु धनावेशित होती है, दूसरी ऋणावेशित होती है। तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक है धनावेश मतलब पॉजिटिव चार्ज, मतलब
पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो उस पर धनावेश आ जाता है ना। और धनावेश का परिमाण होता है, इसको P प्लस या प्लस ई से लिखते हैं, और इसका परिमाण होता है 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है। दूसरे प्रकार का आवेश है ऋणावेश, मतलब नेगेटिव चार्ज। और वस्तु ऋणावेशित कब होती है? जब वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, तो वस्तु पर ऋणावेश आ जाता है। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश माइनस का 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम होता है, याद रखना। प्रोटॉन पर और इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण बराबर होता है, लेकिन इसकी प्रकृति विपरीत है। प्रोटॉन पर धनावेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। समझ गए मेरी बात? अब देखो बेटा, नोट लगा के कुछ जो बातें आपने पढ़ी है वो लिख रहा हूं। यानी कोई वस्तु उदासीन होती है। उदासीन कब होती है? जब इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वस्तु ऋणावेशित कब होती है? ऋणावेशित कब होती है? जब इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन। यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से ज़्यादा होती है तो वस्तु ऋणावेशित होती है। और धनावेशित कब होती है? जब नंबर ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक हो जाए तब वस्तु धनावेशित होती है। ठीक है। अब देखो बेटा, एक नंबर बात, यानी आपने देखा किसी वस्तु के धनावेशित होने पर उसके द्रव्यमान में वृद्धि, द्रव्यमान में कमी, तथा ऋणावेशित होने पर उसके द्रव्यमान में वृद्धि होती है। द्रव्यमान में वृद्धि होती है। ठीक है। अब वस्तु के द्रव्यमान में कितनी कमी या कितनी वृद्धि होती है, उसके लिए एक फॉर्मूला है, द्रव्यमान में परिवर्तन। द्रव्यमान में परिवर्तन। और द्रव्यमान में परिवर्तन कैसे ज्ञात कर सकते हैं हम? यानी इसके लिए एक फॉर्मूला है, डेल्टा एम बराबर
n इंटू एन ई। n क्या है, यानी धनावेशित है तो वस्तु से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वस्तु ऋणावेशित है तो इलेक्ट्रॉन को वस्तु को दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो जहां n क्या है, n है वस्तु से निकाले गए या दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और जो me है वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और ये कितना होता है 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम, इतना द्रव्यमान होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यानी जब किसी वस्तु के धनावेशित होने पर उसके द्रव्यमान में कमी हो जाती है, और वस्तु जब ऋणावेशित होती है तो उसके द्रव्यमान में वृद्धि होती है। कितनी होती है वो इस फॉर्मूले से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ गए मेरी बात। अब इस पर अगर मान लो एक क्वेश्चन देखें अपन, देखो डियर, अब इसका एक एग्जाम्पल है, जब एक पॉलीथीन का टुकड़ा ऊन से रगड़ा जाता है तो पॉलीथीन पर 1.25 गुणा 10⁻12 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाते हैं। यानी किस पर आए, पॉलीथीन पर इतने इलेक्ट्रॉन आए, किससे, ऊन से निकलेंगे, क्योंकि ऊन और पॉलीथीन को रगड़ा जाता है। तो ऊन पर क्या आ जाएगा, धनावेश, और पॉलीथीन पर क्या आ जाएगा, ऋणावेश। आपको देखो इससे कोई मतलब नहीं है, तो ज्ञात करो पॉलीथीन पर कितना द्रव्यमान स्थानांतरित हुआ, कहने का मतलब कितना पॉलीथीन का द्रव्यमान बढ़ गया। तो फॉर्मूला लगाया आपने, डेल्टा एम बराबर एन इंटू एम ई। एन यानी दिए गए या निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो यहाँ दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है बेटा, 1.25 इंटू 10⁻12 है, और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻31। तो ये लगभग हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 9.1 को 1.25 से तो 11.38, और 10 की पावर जो 31 में से 10 की पावर 12 ये प्लस की ये माइनस की, तो अपने पास 10 की पावर -19 और ये आएगा किलोग्राम। यानी इतना द्रव्यमान पॉलीथीन का द्रव्यमान है वो बढ़ जाएगा और ऊन का इतना द्रव्यमान घट जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है, समान द्रव्यमान के दो धात्विक गोलों को समान मात्रा में विपरीत आवेश दिया जाता है। मतलब समान द्रव्यमान के दो गोले हैं और समान मात्रा में एक को क्या है, धनावेश दिया, उतना ही दूसरे को क्या दिया, ऋणावेश दिया। तो देखो पहले क्या है, धनात्मक आवेशित गोले का द्रव्यमान बढ़ता है। आपको पता है धनात्मक आवेशित गोले में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो इसका द्रव्यमान घटता है, तो ये तो नहीं हो सकता। दोनों का द्रव्यमान समान रहता है, इसका मतलब हो गया कि जो इसका द्रव्यमान, धनात्मक आवेशित गोले का द्रव्यमान बढ़ता है और धनात्मक आवेशित गोले का द्रव्यमान यानी इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण द्रव्यमान घटता है, और इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण द्रव्यमान बढ़ता है। इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता, समान नहीं रहता है। तीसरा, ऋणात्मक आवेशित गोले का द्रव्यमान बढ़ता है। आपको पता है कि ऋणात्मक आवेशित गोले के पास अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आते हैं जिसके कारण उसका द्रव्यमान बढ़ता है। मतलब ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसमें। समझ में आई बात, स्क्रीनशॉट लो। अब देखो बेटा, सेकंड पॉइंट है कि किसी वस्तु के धनावेशित या ऋणावेशित होने के लिए
केवल इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी है प्रोटॉन नहीं, क्योंकि प्रोटॉन नाभिक के परबल आकर्षण बल द्वारा बंधा रहता है। परबल आकर्षण बल द्वारा बंधा रहता है। ठीक, थर्ड पॉइंट अपन देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हमेशा, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हमेशा कम कार्यफलन वाली वस्तु से अधिक कार्यफलन वाली वस्तु की ओर होता है। अधिक कार्यफलन वाली वस्तु की ओर होता है। देखो कार्यफलन क्या होता है। कार्यफलन मैंने बताया आपको कि किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा की मात्रा को वस्तु का कार्यफलन कहते हैं। वस्तु का कार्यफलन कहते हैं। तो देखो बेटा, अपन ने नाभिक के बारे में जो बेसिक सी जानकारी है वो प्राप्त कर ली। साथ साथ में यानी स्क्रीनशॉट लेते रहना और इनको नोट भी करते जाना, ठीक है, ताकि अपना नोट्स भी साथ में बन जाए। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है आवेश का मात्रक, यानी यूनिट ऑफ चार्ज। तो एसआई मात्रक क्या होता है आवेश का? एसआई मात्रक देखो बेटा, एसआई मात्रक होता है यानी इसका सूत्र क्या होता है? आवेश का सूत्र है ना, विद्युत धारा I बराबर Q अपॉन T होता है। I का फॉर्मूला क्या होता है? I बराबर Q बटा T। यहाँ से Q का क्या सूत्र बन गया? I इंटू T। तो I का मात्रक होता है एम्पियर और T का सेकंड, एम्पियर इंटू सेकंड, और एम्पियर इंटू सेकंड को अपन बोलते हैं कूलाम, और कूलाम को कैपिटल C से डिनोट करते हैं। तो ये तो इसका SI मात्रक हो गया। आवेश का CGS पद्धति में मात्रक, CGS पद्धति में मात्रक क्या हो जाएगा? देखो, यानी एक तो होता है स्थिर वैद्युत इकाई, स्थिर वैद्युत इकाई मतलब इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, है ना, शॉर्ट में लिखते हैं ESU, या इसका दूसरा नाम है स्टेट कूलाम भी इसको बोलते हैं, नहीं, और स्टेट कूलाम, और अपन इसको फ्रैंकलिन भी बोलते हैं।
फ्रैंकलिन। ठीक है, अब देखो एक ESU यानी एक कूलाम में 3 × 10⁻9 ESU होते हैं। एक कूलाम बराबर कितना होता है? 3 × 10⁻9 ESU। अब विद्युत चुंबकीय मात्रक, CGS पद्धति में एक तो स्थिर विद्युत इकाई और एक विद्युत चुंबकीय मात्रक। मतलब ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। मतलब EMU शॉर्ट में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। और इसको अपन बोलते हैं एब कूलाम। एब कूलाम, ठीक है। तो देखो बेटा, एक कूलाम बराबर कितना होता है? एक कूलाम के अंदर 1/10 EMU होते हैं, यानी एक EMU बराबर 10 कूलाम हो गया। कहने का मतलब एक EMU में होते हैं 10 कूलाम। ESU कितने होते हैं? यानी एक कूलाम में इतने ESU होते हैं, तो 10 कूलाम में हो गए 3 × 10⁻10 ESU। ये रिलेशन आ गया, स्क्रीनशॉट लो। अब देखो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फेराडे। और एक फेराडे इज इक्वल टू होता है 96,500 कूलाम। एक फेराडे में 96,500 कूलाम होते हैं। ठीक है, अब आवेश के अन्य व्यवहारिक मात्रक, आवेश के अन्य व्यवहारिक मात्रक जैसे अपन यूज करते हैं एक मिली कूलाम। इसका मतलब होता है मिली कूलाम, MC का मतलब मिली कूलाम। और एक मिली कूलाम में 10⁻³ कूलाम होते हैं। फिर एक माइक्रो कूलाम, μc, इसको बोलते हैं माइक्रो कूलाम। और एक माइक्रो कूलाम में 10⁻6 कूलाम होते हैं। फिर एक नैनो कूलाम और एक नैनो कूलाम में 10⁻⁹ कूलाम होते हैं। एक पिको कूलाम, एक पिको कूलाम में 10⁻12 कूलाम होते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? अब देखो आवेश की विमा, आवेश की विमा। तो विमा, इसका मात्रक क्या था? SI मात्रक था एम्पियर इंटू सेकेंड। क्या लिखा था? एम्पियर इंटू सेकेंड। दोनों ही क्या है? मूल मात्रक है। तो एम्पियर की विमा हो गई A1 और सेकेंड की हो गई T1। ये हो गई अपने आवेश की विमा। तो मात्रक और विमा अपन ने देख लिए।